नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल आईएएस और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल परीक्षा में बहुत स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को हासिल करना होगा, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने एक साथ सब कुछ याद करने का चैलेंज न रहे और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहें। इसलिए स्टडी IQ IAS चैनल पर न्यूज एट 9 प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझते हैं जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना हो। तो आइए आज की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। 2020-21 के लिए माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी। कोविड के चलते हुआ सबसे बड़ा माइग्रेशन। प्रवासियों को टेम्पररी विजिटर्स की कैटेगरी में भी रखा गया। अब VPN सर्विस प्रोवाइडर NordVPN भी भारत में बंद करेगा अपनी सेवाएं। साइबर सुरक्षा पर सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद लिया गया फैसला। इससे पहले 2 और VPN सर्विस प्रोवाइडर बंद कर चुके हैं अब भारत में अपनी सेवाएं। और विशेष समुदाय पर धार्मिक टिप्पणी के बाद हेट स्पीच पर बहस तेज। हेट स्पीच को कानून में नहीं किया गया है परिभाषित। IPC की कुछ धाराओं में हेट स्पीच को रोकने की है व्यवस्था। चलिए खबरों की शुरुआत करें। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2020-21 के लिए माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा असर कोविड-19 महामारी का देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच देश की 0.7% आबादी टेम्पररी विजिटर्स थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोविड-19 महामारी को बताया गया है। कोरोना काल में लोग अपने काम धंधे की जगह छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास चले गए थे। ये रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के वार्षिक चक्र के दौरान लिए गए एडिशनल डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट में माइग्रेट करने वाले लोगों को टेम्पररी विजिटर्स और माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। टेम्पररी विजिटर्स में उन लोगों को माना गया है जो मार्च 2020 के बाद अपने घर आ गए। इस दौरान वे 15 दिनों तक घर पर रहे, लेकिन 6 महीने से पहले लौट गए। माइग्रेंट्स में वे लोग शामिल हैं जिनका पहले आखिरी सामान्य आवास अभी के रहने की जगह से अलग है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 84% टेम्पररी विजिटर्स के माइग्रेशन की मुख्य वजह कहीं न कहीं कोरोना से जुड़ी है। इनमें रोजगार खोना, रोजगार की कमी, शैक्षणिक संस्थाओं का बंद होना या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें शामिल थीं। 2020-21 के दौरान ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट 28.9% रहा। ग्रामीण इलाकों के लिए ये आंकड़ा 26.5%, जबकि शहरी इलाकों के लिए 34.9% रहा है। इस दौरान 47.9% महिलाओं ने माइग्रेट किया। ग्रामीण इलाकों में 48% महिलाओं ने, जबकि शहरी इलाकों में 47.8% महिलाओं ने माइग्रेशन किया। 2020-21 के दरमियान केवल 10.7% पुरुषों ने माइग्रेशन किया था। VPN सर्विस प्रोवाइडर NordVPN जल्द ही भारत में अपना सर्वर बंद करने जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जारी सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस को फॉलो न करने को इसकी वजह बताया गया है। इस तरह अब तक यह तीसरा VPN नेटवर्क प्रोवाइडर है जो भारत में अपनी सेवाएं बंद करेगा। इस साल अप्रैल में सरकार ने नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस में सभी कंपनीज और एंटरप्राइजेज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि वे सभी साइबर घटनाओं की इंफॉर्मेशन CERT-IN को दें। CERT-IN से यहाँ मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। CERT-IN के नए मानकों के हिसाब से अब हर VPN प्रोवाइडर को यूजर्स का 180 दिनों का लॉग बनाना होगा। साथ ही 5 साल के लिए सूचनाओं को भी सहेज कर रखना पड़ेगा। NordVPN ने इसे लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ बताया। VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो यूजर्स को पब्लिक नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन देता है। VPN में यूजर की ऑनलाइन आइडेंटिटी छुपा दी जाती है और इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा बनी रहती है। VPN का इस्तेमाल लोग अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जबकि कंपनियां अपने ब्रांचेस के बीच इंटरैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। नॉर्मल पब्लिक नेटवर्क में डेटा को सुरक्षा का खतरा बना रहता है, जबकि VPN हमें एनक्रिप्टेड लिंक प्रोवाइड करता है। आइए अब VPN को आसान भाषा में समझ लेते हैं।
मान लीजिए सिस्टम ए को सिस्टम बी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इस इंफॉर्मेशन को पहले एक वीपीएन टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। यह टनल सिस्टम ए को आगे वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करेगी। बाद में वीपीएन सर्वर इंटरनेट सेवा के जरिए सिस्टम बी से कनेक्ट होगा। वीपीएन टनल दरअसल एक एनक्रिप्टेड लिंक होती है जो हमारे मैसेज को एनकोड कर देती है। इस एनकोडेड मैसेज को केवल सिस्टम बी ही समझ सकता है, यानी बीच में थर्ड पार्टी इस मैसेज को हैक नहीं कर सकती। वीपीएन टनल दो प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच सिक्योर्ड मैसेज पहुंचाने का काम करती है। इस टनल में कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। इनमें कुछ खास प्रोटोकॉल्स हैं: पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी इत्यादि। कोलकाता में एक सीवेज से लिए गए सैंपल में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस होने की बात सामने आई है। पहले इस सैंपल में वाइल्ड पोलियो वायरस के पाए जाने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक इस सैंपल के मामले में मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई है। इस तरह का वायरस किसी भी ऐसे देश में मिल सकता है जहां ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इससे पहले 2018 में दिल्ली में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस को डिटेक्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस कमजोर हो चुके पोलियो वायरस का एक स्ट्रेन है। इनिशियल लेवल पर इसे ओरल पोलियो वैक्सीन में इंक्लूड किया जाता है। यह स्ट्रेन कुछ समय बाद चेंज हो जाता है और एक वाइल्ड पोलियो वायरस या नेचुरल ओकरिंग वायरस के जैसे व्यवहार करता है। आपको बता दें कि ओरल पोलियो वैक्सीन में एक कमजोर वैक्सीन वायरस होता है। जब किसी बच्चे को टीका लगाया जाता है तो यह वायरस बहुत ही कम समय के लिए इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट कर जाता है। बाद में उस बच्चे के मल के जरिए यह आगे भी फैल सकता है। कुछ मामलों में अगर किसी सोसाइटी में बहुत कम टीकाकरण हुआ है तो उस बच्चे के मल में मौजूद वैक्सीन वायरस आगे और फैल सकता है। इसे सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस कहते हैं। WHO के मुताबिक पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो ज़्यादातर 5 साल तक के बच्चों को प्रभावित करती है। यह वायरस इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता है। इस वायरस से पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है। पोलियो वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण के जरिए इसे रोका जा सकता है। इसके 3 स्ट्रेन्स में केवल टाइप 1 ही कुछ हद तक एक्टिव है। 2020 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके पाए जाने की पुष्टि हुई। 1999 में टाइप 2 जबकि 2012 में टाइप 3 को खत्म मान लिया गया। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। पिछले दिनों की गई एक धार्मिक टिप्पणी पर झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों या हेट स्पीच से जुड़े कानूनों पर चर्चा तेज हो गई है। आइए समझते हैं कि हेट स्पीच क्या है और इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं। आमतौर पर हेट स्पीच ऐसे बयानों को माना जाता है जिससे किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचती हो। इसके अलावा अगर ऐसे किसी बयान से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसे भी हेट स्पीच की कैटेगरी में रख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के नागरिकों को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) लॉ एंड ऑर्डर, राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता आदि के बेसिस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। यानी संविधान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल स्पीच की बात करता है। हेट स्पीच को किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस में इसके खिलाफ एक्शन की बात की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के अपने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में विधि आयोग को कानूनी विचार करने की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि आईपीसी का सेक्शन 124(a) राजद्रोह के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन करता है। मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली किसी तरह की हेट स्पीच के लिए आईपीसी की धारा 295(a) मौजूद है। इसी तरह आईपीसी का सेक्शन 153(a) भी इस मामले में कड़ा प्रावधान करता है। इस धारा में किसी भी ऐसे एक्ट यानी कृत्य को पेनलाइज करने की बात की गई है जो किन्हीं ग्रुप्स के बीच धर्म, जाति के आधार पर शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 295 से लेकर 298 तक धर्म से जुड़े कुछ आपत्तिजनक कृत्यों पर रोक के प्रावधान हैं। इन सब के अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में भी इस तरह के एक्ट्स पर रोक लगाने की बात की गई है। इसमें प्रोविजन है कि कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक किसी धार्मिक जगह का इस्तेमाल ऐसे कामों में नहीं कर सकता जिससे किसी रिलीजन, रेशियल या लैंग्वेज ग्रुप के बीच माहौल बिगड़े।
जनसंख्या नियंत्रण पर कड़ा कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए निर्देश दे। याचिका में दलील दी गई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हो सकेंगे, साथ ही शांति से सोने का अधिकार और स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और आश्रय का अधिकार भी सुनिश्चित होगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बेहतर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर सरकार के रुख की बात करें तो सरकार का तर्क है कि भारत ने 2001 से 2011 के बीच ग्रोथ रेट में सबसे तेज गिरावट देखी है। साथ ही भारत प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD 1994 का हस्ताक्षर करता देश है और यह प्रोग्राम ऑफ एक्शन फैमिली प्लानिंग के स्तर पर दबाव डालने के खिलाफ है। ICPD संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में किया गया 1994 का एक कॉन्फ्रेंस था। इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अगले 20 सालों के लिए एडॉप्ट किया गया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।